हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान का आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है मुगल साम्राज्य का पतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद काम बख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाऊ के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में काम बख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहादुर शाह प्रथम। 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया बहादुर शाह प्रथम ने। तो बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता शाहू संभाजी का पुत्र को मुगल कैद से आज़ाद किया। जोसुआ कैटिलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार खाफी खां ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा है। इसके बाद जहांदार शाह आता है 1712 ईस्वी में, जो कि एक ही साल के लिए शासन करता है 1713 ईस्वी तक। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया बंद कर दिया। वह अपनी प्रेमिका लाल कोवड़ी से काफ़ी प्रभावित था। अजीम उस्सान के पुत्र फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। फिर 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर आया, जो 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुख सियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला। वे नृप निर्माता कहलाए, किंग मेकर, क्योंकि इन्होंने कईयों को सिंहासन पे राजा बनाया, इसलिए ये नृप निर्माता कहलाए। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। जॉन सॉरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। फर्रुख सियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुख सियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुख सियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद्दरजात को मुगल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। रफ़ी उद्दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुख सियर दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। इसके बाद आया मोहम्मद शाह, जिसका नाम रोशन अख्तर था। 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक इसने शासन किया। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। निजाम उल मुल्क चिनकिलीज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली। इसी के काल में अवध सआदत खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, भरतपुर मथुरा बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बगन्स नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना कर ली। 1739 ईस्वी में नादिर शाह, पारस का शासक, ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खां के उकसाने पर भारत आया। जब उसने सआदत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सआदत खां ने आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा पारस ले गया। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। अहमद शाह इसके बाद आया 1748 ईस्वी में, जो कि 1754 ईस्वी तक रहा। इसने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार 1748 से 54 के बीच आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया।
इसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 ईस्वी तक। वजीर इमाम की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आए अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। इसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 ईस्वी तक। यह अंतिम मुगल बादशाह थे। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनके आगमन का क्रम इस प्रकार है। तो हम लोग देखेंगे कंपनी कौन कौन सी थी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। और आगमन का वर्ष देखेंगे। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, डच 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश 1731 ईस्वी में। तो सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा। वहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मल्लका पर नियंत्रण स्थापित किया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार कर लिया। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार किया। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्होंने कार्च आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन, केरल में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। इसके बाद है डच, हॉलैंडवासी। डच को हॉलैंडवासी भी कहा जाता है और नीदरलैंड भी डच को ही कहा जाता है। ठीक है। डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कॉर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि की। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पेत्तोपोली निजामपत्तनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया।
डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट 1602 ईस्वी में, सूरत 1616 ईस्वी में, करिकल में 1645 ईस्वी में, चिंसुरा में 1653 ईस्वी में और कोचीन में 1663 ईस्वी में स्थापित किया। पुलिकट में डच कारखाने को गैलरिया का किला तथा चिंसुरा हुगली में डच किले को गुस्ताबुस फोर्ट कहा जाता था। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। डचों ने पुलिकट, जो उनका मुख्यालय था, में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन करवाया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा पश्चिम बंगाल के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। अंग्रेज इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचरस नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडंटन ने सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस ड्रे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सटन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑन्गियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का संस्थापक था। बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इसे निशान कहते थे। बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव सुतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जॉब चारनॉक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ। पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री कोचीन केरल में 1503 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डच की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में। अंग्रेज की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। डैनिश की प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर तंजौर में 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री सूरत के गुजरात के सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित
माही तथा 1739 ईस्वी में करिकाल पर अधिकार किया। 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कर्नाटक युद्ध कहा गया। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। कर्नाटक या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, इसे कर्नाटक युद्ध के भी नाम से जाना जाता है और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कितना युद्ध हुआ था। 3 युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक। एला शापेल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। परिणाम फ्रांसीसी विजयी हुए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1749 से 54 ईस्वी तक चला। पांडिचेरी की संधि हुई 1755 ईस्वी में। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी। पेरिस की संधि हुई 1763 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नवीन स्वायत्त राज्य। पेशवा शक्ति का विकास। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी ये चित्तपावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 में शाहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासक फर्रुख शेर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 ईस्वी। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इसमें होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़, बड़ौदा तथा भोसले, नागपुर शामिल थे। इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेरा का युद्ध हुआ जिसमें निजामुल मुल्क पराजित हुआ। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 ईस्वी यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। और हम लोग देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध कितना हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध भी 3 हुआ था, 3 बार हुआ था। तो हम लोग देखेंगे युद्ध का काल, संधि और जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ, संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ और समकालीन बंगाल का गवर्नर। तो हमारा प्रथम युद्ध हुआ था 1775 से 82 ईस्वी तक चला था। संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ, सूरत की संधि से युद्ध प्रारंभ हुआ 1775 ईस्वी में और संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। उस टाइम बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय युद्ध 1803 से 6 के बीच बसीन की संधि से शुरुआत हुई। बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज 1802 में, ठीक है, राजघाट की संधि के साथ समाप्त हुआ। जॉर्ज बार्लो बंगाल का गवर्नर था। तृतीय युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक चला और इस टाइम बंगाल का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवध। अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। सआदत खां बुरहान मुल्क ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। सआदत खां के बाद सफदरजंग अबुल मसूर खां अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब बना। 1754 से 75 ईस्वी तक इसने शासन किया। शुजा-उद-दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 ईस्वी में बनारस की संधि की। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया जहां उसने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। माजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। इसके बाद है मैसूर। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया।
टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उसके 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मीडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलोस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। तो हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 बार हुआ था युद्ध। प्रथम युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक। हैदर अली उस टाइम मैसूर का शासक था। गवर्नर था लॉर्ड वेरल्स्ट और संधि हुआ था मद्रास की संधि। परिणाम अंग्रेज पराजित हुए। द्वितीय युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच। हैदर अली 1782 में मैसूर का शासक था और वारन हेस्टिंग्स वहाँ का गवर्नर था। मंगलौर की संधि हुई थी। हैदर मारा गया था और टीपू सुल्तान ने द्वितीय युद्ध में ही कमान संभाला था। फिर तृतीय युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला था। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू पराजित हुआ था। चतुर्थ 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर था और सहायक संधि हुई थी। टीपू की मृत्यु हो गई थी। पंजाब। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। बंदा बहादुर सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। 1716 ईस्वी में फर्रुख सेठ द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ। उनके पिता माह सिंह थे। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह सुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। फौज ए आइन रंजीत सिंह की स्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला। रंजीत सिंह की सरकार ए खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। इसके बाद हुआ था आंग्ल सिख युद्ध। तो हम लोग आंग्ल सिख युद्ध को देखेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। दिलीप सिंह सिख शासक था। वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह और दिलीप सिंह। गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंज। संधि हुई थी लाहौर की संधि। विशेष में अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराजा की पदवी दी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच। रामनगर का युद्ध 1848 में। चिलियावाला का युद्ध 1849 में और गुजरात का युद्ध 1849 में। ये आंग्ल सिख युद्ध ही था। 3 अलग अलग जगह पर हुआ था। इस समय सिख शासक दिलीप सिंह ही थे और गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। संधि हुई थी अमृतसर की संधि। विशेष में देखेंगे दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंगाल। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने की थी। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के बारे में जानेंगे। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। 20 जून 1756 को कालकोठरी दुर्घटना हुई जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया और 21 जून में उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी।
पलासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। मीर जाफर सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। चूंकि वह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम 1760 से 1765 ईस्वी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई। लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खां एवं उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। अंततः अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया, जो इस प्रकार है। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू के ज्ञाता थे। 1809 में उन्होंने एक ईश्वरवादियों को उपहार तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी। 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्वबोधिनी सभा 1839 की स्थापना की। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। आदि ब्रह्म समाज, जिसके प्रमुख देवेंद्र नाथ थे और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। 1878 में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ और अलग हुए। गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रानडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। वेद समाज। केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। 1874 में मथुरा में विराजानंद स्वामी से मिले। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मानिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में
1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारत भारतवासियों के लिए है जैसे नारे दिए। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। यंग बंगाल आंदोलन। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरोजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में वेल्लूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। आरडीआर मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आंदोलन या संगठन। वर्ष, स्थान, संस्थापक और विविध। धर्म सभा। वर्ष 1830 ईस्वी में बंगाल में। संस्थापक इसके राधाकांत देव। और विविध क्या था? सती प्रथा का समर्थन। राधा स्वामी सत्संग 1861 ईस्वी में। आगरा दयाल बाग में शिव दयाल साहेब संस्थापक थे, जिनको तुलसीराम भी कहा जाता था। ठीक है। भारतीय सुधार संघ 1870 ईस्वी में। कलकत्ता में केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे। रहनुमाई मजद्यासन 1851 ईस्वी में। स्थान बम्बई। संस्थापक नौरोजी फुरदोंजी, एस बंगाली, जेबी वाचा। इसमें विविध में देखेंगे राफ्त गुफ्तर नामक पत्रिका का प्रकाशन। देव समाज 1887 ईस्वी। स्थान लाहौर और संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। सेवा सदन 1885 ईस्वी। स्थान बम्बई। संस्थापक बहराम जी मालाबाड़ी। मद्रास हिंदू एसोसिएशन। स्थान वर्ष 1892 ईस्वी। स्थान मद्रास और संस्थापक वीरेशालिंगम पांतलु। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी। स्थान महाराष्ट्र और संस्थापक ज्योतिबा फूले। विविध में देखेंगे फूले द्वारा लिखित पुस्तकें। गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म। भारतीय सेवक समाज 1905 ईस्वी। स्थान बम्बई। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले।
डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी वर्ष 1906, स्थान बम्बई और संस्थापक B.R. शिंदे। जस्टिस पार्टी 1916 से 17, स्थान मद्रास, संस्थापक C.N. मुदालियार, T.M. नायर, P. त्यागराज। बहिष्कृत हितकारिणी सभा वर्ष 1924, स्थान बम्बई, संस्थापक B.R. अम्बेडकर। हरिजन सेवक संघ वर्ष 1932, स्थान पुणे, संस्थापक महात्मा गांधी। विविध में देखेंगे हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925, स्थान मद्रास, संस्थापक E.V. रामास्वामी। वाईकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी, स्थान केरल, T.K. माधवन, पेरियार रामास्वामी, N. कुमारन। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी, स्थान केरल, संस्थापक K. पिल्लई, A.K. गोपालन और B. सुब्रमण्यम। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। विधवा पुनर्विवाह 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए। D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। शिशुवध प्रतिबंध गवर्नर जनरल जॉन सोर ने 1795 के बंगाल नियम 21 एवं 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के इस एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय पारित हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ। यह अधिनियम बहराम जी मालावारी के प्रयासों से पारित किया गया। शारदा एक्ट 1930 में हर विलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना। इसके लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ। नर बलि प्रतिबंध नर बलि प्रथा 1844 से 45 में हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुई। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। दास प्रथा प्रतिबंध इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट चैप्टर 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तात्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति में देखेंगे केंद्र और नेता, समय, विद्रोह के दमनकर्ता और समर्पण का दिन। तो जो दिल्ली केंद्र था उसके नेता थे बहादुर शाह जफर और नेतृत्वकर्ता बख्त खां। समय था 11 मई 1857। विद्रोह के दमनकर्ता थे निकलसन और हडसन। समर्पण का दिन था 20 सितंबर 1857। केंद्र कानपुर, नेता तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहेब धोंदूपंत। 5 जून 1857 को दमनकर्ता नील और कैंपबेल। 6 दिसंबर 1857 को समर्पण। लखनऊ में नेता बेगम हजरत महल, बिरजीस कादिर। 4 जून 1857 को विद्रोह के दमनकर्ता कैंपबेल और समर्पण का दिन मार्च 1858। झांसी या ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जून 1857 समय था। जनरल ह्यूरोज दमनकर्ता था। अप्रैल 1858 समर्पण का दिन था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और उसके बाद उनके भाई अमर सिंह। 12 जून 1857 समय था। मेजर विलियम टेलर और विसेंटायर दमनकर्ता थे। समर्पण का दिन था दिसंबर 1858। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। जून 1857 समय था। कर्नल नील दमनकर्ता और 1858 समर्पण का दिन। इलाहाबाद में लियाकत अली। जून 1857 कर्नल नील दमनकर्ता, 1858 समर्पण। बरेली में खान बहादुर खां। समय जून 1857 दमनकर्ता हडसन
और समर्पण का दिन 1858। क्रांति का प्रसार। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 20 एनआई तथा नेटिव इन्फेंट्री 20 एनआई तथा एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। प्रमुख तथ्य। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पामर्स्टन थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना था। वी.डी. सावरकर ने 1908 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। तो प्रथम चरण में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण, ठीक है, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य। कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तिलक ने कहा था, यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय ने कहा था, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। विपिन चंद्रपाल ने कहा था, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अन्य तथ्य में पढ़ेंगे हम लोग, कांग्रेस ने ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1912 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी मुंबई 1885 में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास 1887 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888 ईस्वी में। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता में 1890 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता में 1917 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लगातार 6 वर्षों तक 1940 से 45 तक। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष J.B. कृपलानी, अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888, विलियम वेडरवन मुंबई 1889, इलाहाबाद 1910, अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894, हेनरी कॉटन बम्बई 1904। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन
बनारस अधिवेशन 1905 अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। करजन की बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। सूरत अधिवेशन 1907 इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। मतभेदों के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। एनी बेसेंट एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर में रावी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया। कराची अधिवेशन 1931 अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौता। गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। त्रिपुरी अधिवेशन 1839 अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस फिर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन वर्ष अध्यक्ष स्थान और टिप्पणी। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी स्थान बम्बई 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष कलकत्ता में हुआ। डफरिन द्वारा उद्यान भोजन दिया गया। तीसरा 1887 में अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा 1888 ईस्वी में अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद में हुआ प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पांचवा 1889 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न बम्बई। छठा 1890 में फिरोज शाह मेहता कलकत्ता में। सातवां 1891 ईस्वी में पी आनंद चार्लू नागपुर में। आठवां 1892 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी इलाहाबाद में। नौवां 1893 ईस्वी दादा भाई नौरोजी लाहौर में। 10वां 1894 ईस्वी अल्फ्रेड वेब मद्रास में। 11वां 1895 ईस्वी सुरेंद्र नाथ बनर्जी पूना में। 12वां 1896 ईस्वी रहमतुल्लाह सयानी कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां 1897 ईस्वी में सी शंकरन नायर अमरावती में। 14वां 1898 ईस्वी में आनंद मोहन बोस मद्रास में। 15वां 1899 ईस्वी में रमेश चंद्र दत्त लखनऊ में। 16वां 1900 ईस्वी में एन.जी. चंद्रावरकर लाहौर में। 17वां 1901 ईस्वी में दिनसा ई वाचा कलकत्ता में। 18वां 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष और अहमदाबाद में। 19वां 1903 में लाल मोहन घोष मद्रास में। 20वां 1904 ईस्वी में सर हेनरी कॉटन बम्बई में। 21वां 1905 में अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में। 22वां 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष कलकत्ता में। कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। 23वां 1907 में रास बिहारी घोष सूरत में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन। इस अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सके। इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। 1908 में रास बिहारी घोष ही थे अध्यक्ष और मद्रास में फिर से इसका अधिवेशन किया गया। 24वां 1909 में मदन मोहन मालवीय लाहौर में। 25वां 1910 में अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न इलाहाबाद में। 26वां 1911 में बिशन नारायण धर कलकत्ता में। जन गण मन पहली बार गाया गया। 27वां 1912 में R.N. मुधोलकर बांकीपुर में। 28वां 1913 में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर अध्यक्ष कराची में। 29वां 1914 में अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु मद्रास में। इसमें मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड मौजूद थे। 30वां 1915 में अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बम्बई में। 31वां 1916 में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में। कांग्रेस एक हुई। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता या लखनऊ समझौता हुआ। 32वां 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष कलकत्ता में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। विशेष अधिवेशन 1918 में अध्यक्ष सैयद हसन इमाम बम्बई में। 33वां 1918 ईस्वी में अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय दिल्ली में। 34वां 1919 में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू अमृतसर में। विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय अध्यक्ष कलकत्ता में। 35वां 1920 में सी विजय राघवाचारी नागपुर में। असहयोग आंदोलन पारित हुआ।
36वां 1921 में अध्यक्ष CR दास जेल में। अहमदाबाद में हकीम अजमल खां कार्यवाहक। 37वां 1922 ईस्वी में CR दास। गया में 38वां 1927 में अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली। और काकीनाडा बंगाल में विशेष अधिवेशन 1923 में अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष। दिल्ली में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष 35 वर्ष के। 39वां 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष। बेलगाम में, कर्नाटक के बेलगांव में। 40वां 1925 ईस्वी में अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और कानपुर में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 41वां 1926 में अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर। गुवाहाटी में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक। 42वां 1927 ईस्वी में अध्यक्ष MA अंसारी। मद्रास में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। 43वां 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, कलकत्ता में। 44वां 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। 45वां 1931 ईस्वी में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची में। गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली। 46वां 1932 ईस्वी में अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास, दिल्ली में। 47वां 1933 में श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता, कलकत्ता में। 48वां 1934 में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, बम्बई में। 49वां 1936 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, लखनऊ में। 50वां 1937 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, फैजपुर गांव में संपन्न। प्रथम अधिवेशन बंगाल के गांव फैजपुर में। ये पहला अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। 51वां 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, हरिपुरा, गुजरात में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। 52वां 1939 ईस्वी में पहले सुभाष चंद्र बोस, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे। त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में। बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 53वां 1940 से 45 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष रहे। रामगढ़ में 1941 से 45 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 54वां 1946 में आचार्य JV कृपलानी अध्यक्ष, मेरठ में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय JV कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1 नवंबर 1947 ईस्वी में कृपलानी ने इस्तीफा दिया, अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। 55वां 1948 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष, जयपुर में। इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ। अब देखेंगे हम लोग प्रमुख संगठन, संस्था और वर्ष। संस्थापक और स्थान। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, वर्ष 1838 ईस्वी में इस संगठन का स्थापना हुआ। संस्थापक द्वारिका नाथ टैगोर। स्थान कलकत्ता। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉमसन, कलकत्ता। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891 राजेंद्र लाल राधाकांत देव, कलकत्ता। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी, लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में MG रानाडे, महाराष्ट्र। नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1867 में मेरी कारपेंटर, लंदन। इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस, लंदन। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता। मद्रास महाजन सभा 1884 में वी राघवाचारी, S अय्यर एवं P आनंद चार्लू, मद्रास। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग तैयब जी, बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम, बम्बई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, बम्बई। होम रूल लीग 1916 एनी बेसेंट व तिलक, पुणे। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 इंद्र नारायण मालवीय एवं गौरी शंकर, लखनऊ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 MN राय, ताशकंद। अवध किसान सभा 1920 रामचंद्र नेहरू, गौरी शंकर, प्रतापगढ़। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में संस्थापक MN जोशी, अध्यक्ष लाला लाजपत राय, बम्बई। भारतीय स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू व CR दास, दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 KP हेडगेवार। खुदाई खिदमतगार 1929 खान अब्दुल गफ्फार खां, पेशावर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 प्रेमचंद। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 NG रंगा व सहजानंद सरस्वती, लखनऊ। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस, कलकत्ता। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 MN राय, कलकत्ता। क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942 सौमेंद्र नाथ टैगोर, कलकत्ता।
राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919। बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल का विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई। विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फूलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलकर बना था। यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना व बम्बई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। इस समय हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया। कांग्रेस का विघटन 1907। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गर्मपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास करवाए गए 4 प्रस्तावों स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और गर्मपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष सर सैयद इमाम मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा की गई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 यह 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। इस मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई। दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। असम पुनः 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। दिल्ली। आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार की। लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण कराया। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे तथा दूसरी ओर फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई, जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण था। पहला, कांग्रेस से निष्कासित गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश। दूसरा, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई,
जोसेफ बप्तिस्ता इसके अध्यक्ष एवं एन.सी. केलकर इसके सचिव थे। तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार था। तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में नामक 2 पत्रों से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। शेष भारत एनी के कार्य क्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और आरडीआर मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू भी बेसेंट की लीग से जुड़े थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनटेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1905 से 1915 के बीच महाराष्ट्र क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना के चित पावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ। 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया, जिसे 1904 में अभिनव भारत कहा जाने लगा। अभिनव भारत ने पांडुरंग बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इसके बाद तिलक को 18 माह की सजा हुई। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई। बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बारिंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। इसने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इसी समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या एवं अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम प्रकाशित किया गया। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस को फांसी दी गई। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना बनाई थी। बारिंद्र घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम औरोविले स्थापित कर लिया। पंजाब अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिब्बाने वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की लंदन में हत्या कर दी। मैडम भीखाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, ने 1907 में स्टुटगार्ट, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। गदर पार्टी 1913। सोहन सिंह बाकला ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इसका नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। कामगाटा मारू 1914। यह एक जापानी जहाज था जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण 1919 से 1947।
महात्मा गांधी 1869 से 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई थीं। गांधी जी का विवाह 1883 में कस्तूरबा के साथ हुआ। उनके 4 पुत्र हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास थे। 1889 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की। 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में। ये सब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वे फरवरी-मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ को गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में आरंभ किया। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तैन्नु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में चाहते हुए नाथूराम गोडसे ने कर दी। भारत में 1917 में 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किया। ये थे: पहला, चंपारण सत्याग्रह 1917। किसानों को 3 गठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच ब्लैक बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया। तीसरा, खेरा सत्याग्रह 1918। खेरा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेरा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। रॉलेट एक्ट 1919। बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार को रॉलेट समिति के सुझावों पर रॉलेट एक्ट या द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया। इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया। इसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय, चमन लाल सेतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण सदस्य थे। खिलाफत आंदोलन। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 को संपन्न सिवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे तथा असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई।
गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां केसर-ए-हिंद, जूलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। चौरी चौरा कांड 1922। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। स्वराज पार्टी 1923। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू एवं सी.आर. दास थे। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी, जिसमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन अध्यक्ष सी.आर. दास में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सी.आर. दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 पर कब्जा किया। प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धि थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। 16 जून 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमजोर होने लगी। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल व राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी, इलाहाबाद तथा गोंडी में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हो गए। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा एवं चंद्रशेखर आजाद थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका। इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, जिसने 18 अप्रैल 1930 को चट्टगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया। यह चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। कुछ समय बाद सूर्य सेन को पकड़कर फांसी दे दी गई। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन एवं भगवती चरण वोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की रचना की थी। बीना दास ने 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी दल को मंजूर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। इसमें 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई।
गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। दांडी यात्रा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, नवसारी, गुजरात तक 241 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ने किया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियाल रंग आंदोलन चलाया गया। बाद में गैडनेलियो ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना, महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। भारत का 89 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। वे एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए। इस दौरान गांधी जी लंदन में किग्से हॉल में प्रवास किया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34। भारत आकर गांधी जी ने लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों में गांधी, नेहरू, गफ्फार खां आदि शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। पूना समझौता 1932। सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। तेज बहादुर सप्रू व अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। गांधी जी और हरिजनोत्थान। गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। उन्होंने 7 नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला: बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बनी। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया। इस त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अम्बेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की।
देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। भारत में छोटी बड़ी 562 देसी रियासतें थीं। 1906 के बाद ब्रिटिश शासन ने देसी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत बिलवाड़ी की थी। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय रियासतों में प्रजामंडलीय राज्यों की जनता के सम्मेलनों की स्थापना हुई। 1927 में गठित बटलर समिति भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए बनी थी। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें: यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि गोरा रविंद्रनाथ टैगोर, समाजवादी क्यों जयप्रकाश नारायण, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडियन रेनेसा C.F. एंड्रूज, सिपॉय म्यूटिनी R.C. मजुमदार, वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस V.D. सावरकर, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, फ्रीडम एट मिडनाइट लैम्पियर, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया टुडे रजनी पामदत्त, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, भारत विभाजन के गुनहगार राम मनोहर लोहिया, ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई, कामरेड मोहम्मद अली, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, पाथेर देवी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, श्यामलाल ने झंडा गीत की रचना की। मोहम्मद इकबाल ने गीत सारे जहां से अच्छा की रचना की। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। अगस्त प्रस्ताव 1940। कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया, यदि भारत सरकार एवं अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। इस प्रस्ताव के जवाब में निम्नलिखितों ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नामक एक पत्र में पृथक पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना की। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 22-23 मार्च 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इस सम्मेलन में अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ होना था, लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय के पहले ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बांकुड़ा जेल में रखा गया। गांधी जी के 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो प्रसारण का कार्य किया। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को जेल में 21 दिनों का उपवास करने की घोषणा की। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भी थे। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय किया। समानांतर सरकार तामलुक जातीय सरकार। इसकी स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर हुई। यहाँ एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन हुआ।
बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार स्थापित किया। सतारा महाराष्ट्र में Y.B. चौहान और नाना पाटिल ने समानांतर सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज। सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली। रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। बोस ने 1942 में भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की आधिकारिक उपाधि प्रदान नहीं की गई है। अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, नेहरू आदि ने अदालत में बहस की। इन अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वेवेल ने उनकी सजा माफ कर दी। शाही नौसेना विद्रोह 1946। HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को बंबई में विद्रोह कर दिया। वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना के हस्तक्षेप से यह विद्रोह शांत हुआ। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। वेवेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित थी। वेवेल योजना के अनुसार 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इटली घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देना चाहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। इस योजना को डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बने और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोग गठित किए गए। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। इसका गठन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा तथा मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल था। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83। इसका गठन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। रैले कमीशन 1902। वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया। रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। सैडलर आयोग 1917 से 19। इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। हॉरटॉग समिति 1929। इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का प्रावधान। वर्धा योजना 1937। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। सार्जेंट योजना 1944। इसके प्रमुख प्रावधान थे प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल की स्थापना, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आदि। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है भारत में समाचार पत्रों का विकास।
भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की और संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। मिरात उल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। जाम ए जहानुमा उर्दू का बम्बई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंड मार्तंड था। कृष्णोदास पाल, जो हिंदू पैट्रियार्ट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा एवं मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन था। मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। पहला, चार्ल्स मैडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा, प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799। वेलेस्ली द्वारा लाए गए इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। 1818 में हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। तीसरा, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823। एडम्स के कार्यकाल में मुद्रक तथा प्रकाशन के मुद्रणालयक स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835, चार्ल्स मैडकॉफ। यह एक उदार अधिनियम था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। 1878, इसे गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला भी कहते हैं। इसमें मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। न्यूज़पेपर एक्ट 1908, जो समाचार पत्र हिंसा या हत्या को बढ़ावा देते हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती थी। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931, लॉर्ड इरविन। इसका उद्देश्य 1910 के प्रेस संबंधी नियम को पुनः लागू करना था। भारत में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र। समाचार पत्र, उसके संस्थापक, कौन से वर्ष में स्थापित हुआ था और प्रकाशित हुआ था, स्थान और कौन सी भाषा में हुआ था। तो चलिए देखते हैं। बंगाल गजट, संस्थापक J.A. हिक्की, 1780 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। समाचार दर्पण, मार्समैन, 1818 में कलकत्ता में बंगाली भाषा में। दिग्दर्शन, मार्समैन, 1818 में कलकत्ता में बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, 1821 में कलकत्ता में बंगाली भाषा में। बॉम्बे समाचार, फरदून जी, 1822 में बम्बई में गुजराती में। रस्त गोफ्तर, दादा भाई नौरोजी, 1851 में बम्बई में गुजराती भाषा में। सत्य प्रकाश, करसन दास फूलजी, 1852 में अहमदाबाद में गुजराती भाषा में। बम्बई दर्पण, बाल शास्त्री जाम्बेकर, 1832 में बम्बई में मराठी भाषा में। इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, 1862 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। हिंदू प्रकाश, रानाडे, 1861 में बम्बई में मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन, V.N. मांगलिक, 1864 में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, 1868 में कलकत्ता में बंगाली और अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1859 में कलकत्ता में बंगाली भाषा में। द हिंदू, V. राघवाचारी, 1878 में मद्रास में अंग्रेजी भाषा में। केसरी और मराठा, तिलक, 1881 में बम्बई में मराठी में और अंग्रेजी भाषा में। बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1879 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1867 में उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा में। यंग इंडिया, गांधी जी, 1919 में अहमदाबाद में अंग्रेजी में। नवजीवन, गांधी जी, 1919 में अहमदाबाद में हिंदी में और गुजराती में। हरिजन, गांधी जी, 1933 में पूना में हिंदी में और गुजराती भाषा में। हिंदू पैट्रियार्ट, हरीश मुखर्जी, 1855 में अंग्रेजी भाषा में। पायोनियर, जूलियन रॉबिन्स, 1865 में इलाहाबाद में अंग्रेजी भाषा में। बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी, 1873 में कलकत्ता में बंगाली भाषा में। ट्रिब्यून, दयाल सिंह मजीठिया, 1870 ईस्वी में लाहौर में अंग्रेजी भाषा में। सुधारक, गोपाल कृष्ण आगरकर, 1888 में बम्बई में मराठी भाषा में। स्टेट्समैन, रॉबर्ट नाइट, 1878 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन, गांधी जी, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905 में लंदन में अंग्रेजी भाषा में। वंदे मातरम, अरविंद घोष, 1906 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। युगांतर, वारिंद्र घोष, भूपेंद्र घोष, 1906 में कलकत्ता में बंगाली भाषा में। वंदे मातरम, हरदयाल, श्यामजी वर्मा, 1909 में पेरिस में अंग्रेजी भाषा में। गदर, लाला हरदयाल, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अंग्रेजी में। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, 1913 में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, 1914 में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, 1914 में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में।
हिंद केसरी गंगा प्रसाद गुप्त 1914 में काशी में हिंदी भाषा में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री 1918 में मद्रास में अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान टाइम्स के.एन. पन्नीकर 1922 में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान हो गया। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा 1918 में अंग्रेजी भाषा में। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू 1938 में दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में। अब है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण आंदोलन या विद्रोह। तो हम लोग देखेंगे आंदोलन या विद्रोह। नेतृत्व किसने किया, समय क्या था और प्रभावित क्षेत्र। सन्यासी विद्रोह केना सरकार नेतृत्व कर रहा था। समय 1760 से 1800। प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार। फकीर विद्रोह मजनू शाह चिराग अली 1776 से 77 ईस्वी बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह करम शाह टीपू मीर 1813 से 31 बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। फरेजी आंदोलन सरियातुल्लाह टूटू मियाँ 1804 से 60 बंगाल। कोल विद्रोह बुद्धो भगत 1831 से 32 छोटा नागपुर झारखंड। कुका आंदोलन भगत जवाहर मल 1845 से 72 पंजाब। वेलुथम्पी विद्रोह वेलुथम्पी नेतृत्व कर रहा था 1808 से 9 त्रावणकोर केरल में। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू नेतृत्व करता 1855 से 56 में प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा नेतृत्व करता 1899 से 1900 ईस्वी में झारखंड बिहार में। खासी विद्रोह तीरथ सिंह नेतृत्व करता 1828 से 33 में मेघालय एवं असम प्रभावित क्षेत्र था। रंपा विद्रोह राजू रंपा अल्लूरी सीताराम राजू 1880 में गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश। मुपला विद्रोह अली मुसलियार 1836 से 54 मालाबार केरल। नागा आंदोलन रानी गैडन लियो। इसके बाद नील आंदोलन दिगंबर 1859 से 60 नादिया बंगाल में। टाना भगत आंदोलन जतरा भगत 1914 बिहार में। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह 1822 से 29 महाराष्ट्र। वहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब 1820 से 70 बिहार उत्तर प्रदेश। पावना विद्रोह ईश्वर चंद्र राय शंभुनाथ पाल 1873 से 76 बंगाल। भील विद्रोह सेवाराम 1825 से 31 पश्चिमी घाट। चेरो आंदोलन भूषण सिंह 1800 से 1802 बिहार। पाइकों का विद्रोह जगबंधु 1817 से 1825 उड़ीसा। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर 1828 असम। तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह 1946 बंगाल। तेलंगाना विद्रोह 1946 से 51 आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख कमीशन समय क्षेत्र और उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। हंटर कमीशन 1882 शिक्षा के क्षेत्र के लिए और गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड रिपन। रैले कमीशन 1902 शिक्षा कर्जन। सैडलर कमीशन 1917 शिक्षा के क्षेत्र के लिए चेम्सफोर्ड। हॉर्टोग कमीशन 1929 शिक्षा के क्षेत्र के लिए इरविन। एचिंसन कमीशन 1886 लोक सेवा क्षेत्र के लिए डफरेन। ली कमीशन 1923 लोक सेवा क्षेत्र के लिए रीडिंग। हर्शेल कमीशन 1893 मुद्रा के क्षेत्र के लिए लैंसडाउन। स्मिथ कमीशन 1919 मुद्रा क्षेत्र के लिए चेम्सफोर्ड। हीटन यंग कमीशन 1925 मुद्रा के क्षेत्र के लिए चेम्सफोर्ड। फ्रेजर कमीशन 1901 से 1902 पुलिस सुधार क्षेत्र के लिए कर्जन। पील कमीशन संघीय ढांचा क्षेत्र के लिए। सप्रू कमीशन 1934 में बेरोजगारी के क्षेत्र के लिए विलिंगटन। विटले कमीशन 1929 श्रम क्षेत्र के लिए। मैकलागन 1915 सहकारी क्षेत्र के लिए हॉर्डिंग्स। मैकलागन कमीशन। बटलर कमीशन 1937 देशी राज्यों के साथ संबंध इरविन। स्ट्रैची कमीशन 1878 से 80 अकाल संबंधित क्षेत्र के लिए लिटन। फॉसेट कमीशन चुंगी तथा वेतन से संबंधित क्षेत्र के लिए। इसके बाद देखेंगे प्रमुख उपाधियाँ। उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। महात्मा की उपाधि प्राप्तकर्ता थे महात्मा गांधी और दाता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी प्राप्तकर्ता, विंस्टन चर्चिल दाता। देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल दाता। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी प्राप्तकर्ता और दाता लॉर्ड माउंटबेटन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस दाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दाता एडोल्फ हिटलर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ पटेल प्राप्तकर्ता और दाता महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राप्तकर्ता और दाता बारदोली की महिलाएं। कायदे आजम प्राप्तकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना और दाता महात्मा गांधी। देश नायक प्राप्तकर्ता सुभाष चंद्र बोस और दाता रविन्द्रनाथ टैगोर। देश रत्न प्राप्तकर्ता राजेंद्र प्रसाद और दाता महात्मा गांधी। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियाँ।
स्थायी बंदोबस्त, इसे इस्तमरारी चिरस्थायी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई। इस व्यवस्था में जॉन सोर एवं जेम्स ग्रांट भी जुड़े थे। किसानों की भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि मालिक बनाया गया। रैयतवारी व्यवस्था, इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था मद्रास एवं बम्बई में लागू की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमींधारक को भूस्वामी स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई। महालवाड़ी बंदोबस्त, इस पद्धति के जन्मदाता हॉल मैकेंजी थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से में शामिल थे। इसकी व्यवस्था में प्रत्येक महाल, जागीर या गांव के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व निश्चित किया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 एवं 1765 से 67। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785, यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1774 का रोहिल्ला युद्ध, 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि, 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसने बंगाल, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793। कंपनी में कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक। सर जॉन सोर 1793 से 98। इसके समय 1795 में निजाम तथा मराठों के बीच खेरा की लड़ाई हुई। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेडी, बूंदी तथा भरतपुर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805, बसीन की संधि 1802, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, अंग्रेज नेपाल 1813 से 1823, अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 तथा संगोली की संधि 1816। इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818। सिंधिया के साथ संधि 1817। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया। 1820 लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यान्डबू की संधि हुई। भरतपुर का अधिग्रहण 1826। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35। 1823 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सती प्रथा का अंत 1829। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी का अंत 1830। सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 एवं मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड
1836 से 42, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 एवं ग्वालियर के साथ युद्ध 1843, रंजीत सिंह की मृत्यु 1839, लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44, 1843 में दास प्रथा का अंत, इसका कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। संधि का विलय 1843, सिंध का विलय 1843, ग्वालियर के साथ युद्ध 1843, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से शुरू हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तथा लाहौर की संधि 1846, उड़ीसा में खोंडों के बीच प्रचलित नर बलि की प्रथा को समाप्त किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, व्यक्तिगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति से सतारा 1848, जैतपुर व संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा कुशासन के आरोप में अवध 1856 को कंपनी में मिलाया। रेलवे माइनूट 1853 में बम्बई से थाने तक रेल का परिचालन। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन, पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 की स्थापना। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849, निचले बर्मा या पेगु का अधिग्रहण 1852, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना। 1856 ईस्वी में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अब देखेंगे वायसराय 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, यह कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग गवर्नर जनरल था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859, भारतीय विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1861 का निर्माण। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेख परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कहलाया। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69, 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज 1872 की स्थापना। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, पंजाब में कुका विद्रोह। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 पारित कर बाल विवाह पर प्रतिबंध। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875, बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा। लॉर्ड लिटन के काल में 1876 से 80 में क्या क्या हुआ देखते हैं। रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया। आर्म्स एक्ट 1878 पारित। सिविल सेवा परीक्षा की उम्र को घटाकर 21 से 19 वर्ष किया गया। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80, इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 84, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक कहा। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में हुई। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 के कारण इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। अफगानिस्तान से संधि 1881 ईस्वी, श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित 1881। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882। इसने सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88,
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 से 86। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना 1893। कारखाना अधिनियम 1891। सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99। अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन। 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड का अभियान भेजा। पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। बंगाल का विभाजन 1905। कृषि बैंक की स्थापना। कर्जन किचनर विवाद। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। स्वदेशी आंदोलन। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। 21 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं हिंदू महासभा की स्थापना। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21। पूना में डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। खेरा सत्याग्रह 1918 एवं अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918। मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917। भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त गवर्नर बनाने वाले प्रथम भारतीय। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। केरल में मोपला विद्रोह 1921। एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920। 1922 में कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गठन। द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन 1924। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। 1930 में शारदा एक्ट पारित। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। गांधी इरविन समझौता। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 तथा भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध। भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928। इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। देशी रियासतों के संबंध में हार्टॉग बटलर समिति की नियुक्ति 1927। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929। लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 एवं दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा मार्च 1930। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना 1932। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में शुरू। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932। इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया। यरवता जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन। उन्होंने पूना समझौता 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। लॉर्ड लिथगो 1936 से 44।
1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीक कुज्जम्मा ने उनका समर्थन किया था। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47। राजगोपालाचारी ने सीआर फॉर्मूला प्रस्तुत किया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की। 20 फरवरी 1947। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50। भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के साथ ही भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए। ब्रिटिश काल में विदेशों में भेजे गए शिष्टमंडल। वर्ष, शिष्टमंडल, देश, गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? 1787 ईस्वी में किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल, नेपाल, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। 1797 ईस्वी मेलकम शिष्टमंडल 1, ईरान, वेलेजली। 1808 ईस्वी एल्फिंस्टन शिष्टमंडल, काबुल, मिंटो। 1808 ईस्वी मेलकम शिष्टमंडल 2, ईरान, मिंटो। 1809 ईस्वी डेविड सेटान शिष्टमंडल, सिंध, मिंटो। 1892 ईस्वी रॉबर्ट शिष्टमंडल, काबुल, लैंसडाउन। 1893 ईस्वी हेनरी डुरंट शिष्टमंडल, काबुल, लैंसडाउन। 1903 ईस्वी यंग हस्बैंड शिष्टमंडल, तिब्बत, करजन। 1904 ईस्वी डैन शिष्टमंडल, काबुल, करजन। 1912 ईस्वी डॉक्टर अंसारी मिशन, चिकित्सा, तुर्की, हॉर्डिंग। 1938 ईस्वी डॉक्टर अटल मिशन, चिकित्सा, चीन, लिनलिथगो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन या नारे। प्रसिद्ध वचन और संबंध व्यक्ति। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। हे राम, महात्मा गांधी। जन गण मन अधिनायक जय हो, रविन्द्रनाथ टैगोर। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद, हजरत मोहानी। भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान इसे प्रचलित किया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, लाला लाजपत राय। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा, लॉर्ड एल्गिन। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, सी आर दास। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, महात्मा गांधी। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। तो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास इस सब का भी वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।